हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग GERD और पेप्टिक अल्सर को डिस्कस कर रहे थे फार्माकोलॉजी के मॉड्यूल GIT के चैप्टर नंबर 28 के अंदर। अब हमने इसके अंदर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स को डिस्कस करना है। मैंने क्या बात की थी, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जो होते हैं वो HCl की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन का फाइनल स्टेप होता है। इस डायग्राम के ऊपर दोबारा जाओ तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, 2 सेकेंड, ये डायग्राम। तो यहाँ से हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है। ये जो प्रोटॉन पम्प होता है एक हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase का, तो इसको जाके ये ब्लॉक कर देता है। सही है। तो ये हमारे पास होते हैं प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। इसकी ये बहुत सारे नाम है ड्रग्स के, इनके 2-3 नाम याद कर लेना। जिसके आखिर में सबके आखिर में जोल आ रहा होता है। तो इसकी निमोनिया ये थी LOPED जोल। L से लेंसोप्राजोल, O से ओमिप्राजोल, P से पेंटोप्राजोल, E से एस्मोप्राजोल और D से डेक्सलेंसोप्राजोल। अगर बुक के अंदर जो, तो बुक के अंदर जो चार्ट बना हुआ था उसको भी एक दफ़ा देख सकते हो। तो ये आपकी बुक का चार्ट है जिसमें सारी सारे ड्रग के नाम दिए हुए, जिसमें डेक्लेंसो, एस्मो, लेंसो, ओमी, पेंटो एंड रेबी। अब ये सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 2-3 ड्रग्स के नाम याद कर लेना। और सबके आँख में जोल तो वैसे ही आ रहा है, तो इससे और आसानी हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट के आखिर में क्या आ रहा था, टिडीन आ रहा था। ठीक है ना। अगर पीछे जाओ तो यहाँ भी टिडीन आ रहा था। अगर टिडीन किसी भी ड्रग के आखिर में आ रहा है तो वो है हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। अगर जोल आ रहा है तो वो है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को ब्लॉक कर देगी, तो एसिड जो सिक्रीट हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड, वो सिक्रीट नहीं होकर हम पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा इन्होंने एक्शन बताया हुआ है कि किस तरीक़े से काम करती है। इस एक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। ये समझ लोगे तो आसानी हो जाएगी। वाइवा में टीचर पूछ सकते हैं, याद नहीं करना है इसको। होता यह है, जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स होते हैं उसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं, किसी एसिड रेजिस्टेंस एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब इसकी जो कोटिंग होती है, अब ये कोटिंग तो हमने इसे कर दी और हमने इसको खा लिया। अब इसकी कोटिंग हमारे पास रिमूव हो जाती है अल्कालाइन ड्यूडेनम के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट हो जाती है पैराइटल सेल्स को। जब यहाँ पे जब पैराइटल सेल्स में जाती है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, अगर ये डायग्राम देखो तो ये आपके हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। ये आपका गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है, उसके नीचे ल्यूमेन है स्टमक का। जब आपकी गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में जाती है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और रिएक्ट करती है एक सिस्टीन के साथ। सिस्टीन के साथ ये रिएक्ट करती है। सिस्टीन हमारे पास क्या है भाई, सिस्टीन हमारे पास है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase जो है ना, वहाँ पे उसके एक रेसिड्यू होते हैं सिस्टीन। उसके साथ रिएक्ट करती है और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती है और हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को ब्लॉक कर देती है। इसमें समझने वाली बात यह है, जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं ये जाते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase के अंदर जो सिस्टीन रेसिड्यू है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उसको इनहिबिट कर देते हैं। 18 घंटे तक ये बॉन्ड के साथ, ये एंजाइम के साथ जो होता है, ये 18 घंटे तक करती है। उसके बाद जो होती है ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसको डीसिंथेसाइज करने के लिए दोबारा लेते हैं। और प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जो है वो बोथ बेसल एंड मेटाबॉलिक एसिड सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है। ये सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल है और जो बेसिकली इसके इतने एडवर्स इफेक्ट भी नहीं होते। सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं होते इसके, जैसे हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट के थे। इनके यूजेस क्या हैं कि ये एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देगा, हीलिंग को बढ़ा देगा, गट में देते हैं, इरोसिव ईसोफेगस, एक्टिव डूडेनल अल्सर, इनके कुछ नाम याद कर लेना। उसके अलावा हम इसको एक और कंडीशन में देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो हमारे पास प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये होता है कि हाइपर सिक्यूरिटी कंडीशन हो जाती है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। एसिड इंड्यूस अल्सर में देते हैं। एसिड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। एसिड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास आगे आएगी, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है। ठीक है। बाकी ये नाम यूजेज याद कर लेना इसके कुछ 2-3। पहला यूज़ तो यही हो गया कि एसिड को कम कर रही है। दूसरा यूज़ ये हो गया कि हमारे पास इसको दे रहे हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर। और बाकी 2-3 यूजेस और याद कर लेना इसके। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, ओरली देते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है सो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। बाकी ये मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर और एक्सीड हो जाती है यूरिन के अंदर, जैसे बाकी ड्रग्स हो रही है। असल में मसला ये होता है फार्माकोकाइनेटिक का अपना सारी ड्रग की याद नहीं करनी होती, उन ड्रग की याद करनी होती है जो एक्सेप्शन होती है। मीन्स ये कोई ड्रग अगर बाइल में एक्सीड हो रही है तो आप उसकी फार्माकोकाइनेटिक को याद करना, क्योंकि एक्सेप्शन जो होती है ना वो पेपर के अंदर आ जाती है। बाकी सारी ड्रग ही हो रही है तो वो कैसे MCQ बनाएंगे। सो इससे भी हो सकता है, क्योंकि तभी मैं फार्माकोकाइनेटिक को इतना जोर नहीं दे रहा इसकी। अगर कोई ड्रग बाइल में एक्सक्यूट हो रही होगी तो हम उसको लाजमी पढ़ेंगे।
एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, मगर इसको हमने अगर ज़्यादा यूज़ किया, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे किसी भी ड्रग को, तो ये क्या करिए एसिड को कम कर रही है। अब एसिड को हमने ज़्यादा कम भी नहीं करना ना, पर अगर बहुत ज़्यादा ही एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, वो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक इन्वायरमेंट कम हो गया, बेसिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो कुछ सेलेक्ट मैंने जैसे पीछे बताई थी कीटोकोनाजोल, वो तो काम ही एसिडिक इन्वायरमेंट में करती है, तो एसिड ड्रग तो काम ही नहीं करेंगी। तो इससे हमारे पास क्या क्या चीज़ हो सकती है, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, जिसमें अब इसमें एक और ड्रग का नाम आ गया क्लोपिडोग्रिल। सही है, बस एक दो ड्रग के नाम याद कर लेना, इतना मुश्किल नहीं करना, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा कुछ ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, जो पैराइटल सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म सही जो मेटाप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पढ़ लेना। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से कोई ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होगा, वो कोई ड्रग का काम जो हो रहा है वो मुश्किल हो रहा है अगर। उसके अलावा अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, तो जो विटामिन B12, कोबालामिन और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। जब इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो गई तो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस और बोन फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम जब भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं तो हम उसके साथ कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट देते हैं। इससे ये होता है जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जब ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो ये चीज़ याद करनी है, जब भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे तो कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट देंगे। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है विच इज़ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल वो बैक्टीरिया होता है जो आपका कोलाइटिस कॉज करता है, यानी कि अब ये काम किस में करता है, ये जो इसका काम होता है ये ज़्यादा पीएच के ऊपर काम करता है, यानी कि बेसिक पीएच के ऊपर ये अच्छा ग्रो होता है। अब जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा की पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई, एसिडिक पीएच है ही नहीं, तो ये वाला बैक्टीरिया जो होता है ये ग्रो होना शुरू हो जाता है, और ये क्या कर देता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस करना शुरू हो जाती है, यानी कि जो कोलॉन है उसकी इन्फ्लेमेशन करना शुरू हो जाता है। और बाकी इसके अनकॉमन यूजेस में वही हैं, कॉमन से डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, हाइपोमैग्नीसीमिया, नमूनिया, तो ये आप याद कर लेना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में क्या क्या याद होना चाहिए, रिकैप दे दूँ तो HCl की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, 6-7 तरह की ड्रग्स हैं, सबके आखिर में जोल आता है, 2-3 ड्रग्स के नाम याद कर लो। ओमिप्राजोल बहुत कॉमन है इसकी ड्रग। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को ब्लॉक करेगा सिस्टीन रेजिड्यू के साथ कोवेलेंटली बाउंड होकर। यूजेस की बात करें, जोलिंगर एरिसन सिंड्रोम बहुत कॉमन यूज है इसका, यहाँ पे देते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो विटामिन B12 और कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन को कम करना है तो कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट देंगे। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिट कोलाइटिस करता है, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो हाई पीएच के ऊपर ग्रो होता है, तो उसको क्या करते हैं, तो उसकी वजह से कोलाइटिस होना शुरू हो जाता है। बाकी जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट कम होता है, तो कोई ड्रग जो होती है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होती, जिसमें कीटोकोनाजोल आ जाती है, क्लोपिडोग्रिल हो जाती है। बाकी यही था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर। अच्छा, अगर मैं शुरू में जाऊँ एक और दफ़ा, तो हमने बात की थी, हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट अप्रोच के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट पढ़ लिए जो H2 रिसेप्टर वो H. pylori को एरेडिकेट कर रहे हैं। फिर बाकी हमने वो पढ़ लिया जो HCl की प्रोडक्शन को कम करे। अब हमने वो करना है जो म्यूकोजा को प्रोटेक्टिव कर रहे हैं, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, स्टमक की म्यूकोजा है, उसको दो चीज़ें प्रोटेक्टिव करती हैं, एक म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट और दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स की। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट क्या करते हैं, ये म्यूकोजा की जो इंजरी होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इंजरीज को प्रिवेंट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो गई उसको कम करते हैं, और हीलिंग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम बुक के ऊपर जाते हैं। बुक में मैंने क्या बताया भाई, इसकी ड्रग्स, अगर मैं शुरू से जाऊँ, ये जो फिगर है ना, समरी फिगर ऑफ एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग, ट्रीट पेप्टिक अल्सर, इसकी पहले हमने पढ़ लिया, एंटी माइक्रोबियल हमने डिस्कस कर लिया, H2 रिसेप्टर पढ़ लिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पढ़ लिया, एंटी मस्कुलिनिक पढ़ लिए। अब हम आ गए किसके बाद, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, सबसे आखिरी बात। इसमें से दो ड्रग आती हैं, एक आती है बिस्मथ सबसेलिसाइलेट और एक आती है सेक्रेलफेट। इन दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए, छोटा सा ही है बस। ये सेक्रेलफेट क्या कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं दो चीज़ों का, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सक्रोज। जब ये कॉम्प्लेक्स है, हमने सेक्रेलफेट खाई, उसमें ये दो चीज़ें थी, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो और सल्फेटेड सक्रोज था। जब इसके ऊपर एसिड इन्वायरमेंट पड़ा
तो ये कन्वर्ट हो गया सक्रोज सल्फेट में और एल्युमिनियम सॉल्ट के अंदर, सही है। और ये बाइंड हो गया, ये अपनी नेगेटिव चार्ज थे इसके ऊपर, ये बाइंड हो गया किसके ऊपर, जो प्रोटीज थी नॉर्मल एंड नेक्रोटिक म्यूकोजा की, और इसने फिजिकल बैरियर और जेल बना दी और हीलिंग बनानी शुरू कर दी। मीन्स होता ये है कि हमने इसको दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेटेड सक्रोज की फॉर्म में, इसके ऊपर जैसे ही एसिडिक इन्वायरमेंट पड़ा तो ये कन्वर्ट हो गया नेगेटिव चार्ज के अंदर। नेगेटिव चार्ज में क्या था, और इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो नेक्रोटिक बैक्टीरिया और नॉर्मल और नेक्रोटिक म्यूकोजा के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने एक जेल बना दिया, फिजिकल बैरियर बनाना शुरू कर दी और जेल बनाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, इससे हीलिंग होना शुरू हो गई। तो ये आपको सल्फेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। बिस्मथ सैलिसाइलेट जो होता है वो हील करता है एच पाइलोरी रिलेटेड पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से जो पेप्टिक अल्सर हुआ है उसको हील करने के लिए हम देते हैं बिस्मथ सैलिसाइलेट। इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी होता है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था एक्स रिसेप्टर में कि एक ड्रग थी बिस्मथ कंपाउंड, तो इसी का ये फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं बिस्मथ सैलिसाइलेट। ये इनहिबिट करता है पेप्सिन एक्टिवेशन को, म्यूकोस की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है। और इसको ट्रीट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रैवलर्स डायरिया होता है ट्रैवलिंग के दौरान उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और इसके एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं, वो ये होते हैं कि ब्लैकनिंग ऑफ टंग एंड स्टूल होना शुरू हो जाता है। सो ये हमारे पास थे म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, दो तरह के हैं, सक्रालफेट एंड बिस्मथ सैलिसाइलेट। सक्रालफेट जो होता है वो फिजिकल बैरियर या जेल बनाता है, जिसकी वजह से म्यूकोजा जो होता है वो हील करता है। और जो बिस्मथ सैलिसाइलेट है ये एच पाइलोरी रिलेटेड पेप्टिक अल्सर को हील करने के लिए यूज़ होता है। और जो बिस्मथ सैलिसाइलेट का एडवर्स इफेक्ट है वो ब्लैकनिंग ऑफ टंग एंड स्टूल है, और इसका यूज़ जो है वो ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर होता है। उसमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एंटासिड्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हमारा गर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गर्ड और पेप्टिक अल्सर की जितने ड्रग्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर बुक के ऊपर जो एक और दफ़ा मैं बता दूँ कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट में 5 तरह की ड्रग्स थी, ABCMT से, सही है। उसमें 2 तरह की थेरेपी दे रहे थे, क्वाड्रुपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी। H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के अंदर हमारे पास 4 तरह की ड्रग्स थी, CFN-आर्टिडीन से। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में सबके आँख में 2 ला रहा है, 2-3 ड्रग्स के नाम याद कर लेना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंटी मस्कुलिन में एक ड्रग थी डाइकोलामाइन। तो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट में 2 ड्रग्स हैं, बिस्मथ सैलिसाइलेट एंड सक्रालफेट। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी नोट्स चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर देना। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।